नाज़रीन, डिस्कशन के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। वकार हसन और हारिस नवाज साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं। हारिस नवाज साहब, कुछ रोज़ पहले हमने देखा कि अमेरिका का रवैया इसराइल की जानिब बदला हुआ था, धमकी आमेज रवैया था और काफ़ी तंबीही अंदाज में जेडी वेंस ने इसराइल को समझाने की कोशिश भी की थी। उसके बाद ईरान का ये कहना कि अमेरिका इसराइल को मुआहदे का पाबंद बनाए और जो बैरूत पर, लेबनान पर होने वाले हमले हैं उनको रोका जाए। आपको क्या लगता है कि इस सारी सूरत हाल में क्या इसराइल बैकडोर से अमेरिका और ईरान को लड़वाने की कोशिश तो नहीं कर रहा? देखिए, एक बात तो बड़ी क्लियर है ना कि इजराइल डजंट वांट के मुआहदा हो अमेरिका का और इसराइल का, बिकॉज इजराइल ये चाहता है कि कंप्लीट ईरान को मिलिटरली 0/0 कर दिया जाए। ना उसके बाद न्यूक्लियर कैपेबिलिटी हो, ना मिसाइल कैपेबिलिटी हो, ना ड्रोन्स की हो, और रजीम चेंज करके वो वहाँ पर अपनी मर्जी के रजीम लाए जो इमीडिएटली आके इसराइल को रिकग्नाइज कर ले और हमेशा के लिए ईरान का थ्रेट जो है वो इसराइल को ख़त्म हो जाए। बिकॉज जब भी वो उसके बाद ग्रेटर इसराइल के लिए वो मिडिल ईस्ट की तरफ पैन आउट करता है तो उसको पीछे से कोई डर ना हो। दैट इज व्हाट इज उसका डिजाइन। और इसके लिए ज़ाहिर है कि जब वो मुआहदा हो रहा है तो ईरान की जो है मिसाइल कैपेबिलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है, अभी भी ड्रोन भी स्ट्रॉन्ग और उसके रजीम भी वहाँ पर मौजूद है। तो जब ऑब्वियसली जो उसके डिज़ाइन वो पूरे नहीं होंगे, लेकिन अमेरिका को ज़ाहिर है कि इतना बड़ा दुनिया का प्रेशर है और फिर अपनी पब्लिक का प्रेशर जिसकी वजह से अमेरिकन हैड टू गो फॉर दिस ये अकॉर्ड के लिए। और उसके साथ ज़ाहिर है कि वो स्क्वालिंग का फिर काम करता है, कभी अफगान चला जाता है, बैरूत पे जाता है, कभी लेबनान को सदर्न साइड पे जाता है, कभी सेंट्रल बैरूत में जाके 200 लोगों को शहीद कर देता है, कभी कुछ करता है, 25% एरिया पे कब्जा कर दिया है। ही डूइंग ऑल एफर्ट्स कि किसी तरीके से भी ये मुआहदा ना हो। बट अगर अमेरिका चाहता है सिंसेरिटी से तो इसराइल की मजाल नहीं है कि वो उसको डिफाई करे, क्योंकि वेपन्स, एमुनिशन, एवरीथिंग, एयरक्राफ्ट 35 F-35 तक के ऑल वो अमेरिका उसको देता है, मिलिट्री फाइनेंशियल सपोर्ट देता है। विदाउट अमेरिका इसराइल, ये अमेरिकन प्रेसिडेंट ने भी कहा है, जेडी वेंस से भी कह दिया। और उसके बाद इस वक्त वो उससे लड़ाई ये चाहता है कि वो लड़ाई होती रहे तो उसका जो एक टेन्योर है ये इसका नेतन्याहू ये चलता जाए। जहाँ लड़ाई एंड हुई इसका टेन्योर खत्म हुआ, इस पर करप्शन जाने लगे, ये चल जाएगा। दिस इज राइट। लेकिन आपने अभी एक चीज नोट की होगी कि अभी ज्यादा प्रेशर ईरान ने डाला स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर कि हम जी हमारा क्लेम है, हम टोल टैक्स करेंगे। ये सारे इस मुआहदे के बाद शुरू किए। देव रियलाइज कि उनके पास एक ही टूल है कि ईरान को, अमेरिका को, इसराइल को पुश करने के लिए कि वो वहाँ पर लेबनान के साथ हालात ठीक करे, जंगबंदी करे। अगर सिर्फ हरमूज से बंद करके रखता है तो फिर वहाँ पर उसको ईजी रहेगा कंप्लीट मुआहदा करने के लिए। और आपने देखा कि जो 3 टेक्निकल टीम्स हैं, एक न्यूक्लियर के ऊपर बात कर रही है, एक इकोनॉमिक सैंक्शन की बात कर रही है और एक सिर्फ इसराइल और लेबनान की जंगबंदी के ऊपर बात कर रही है कि इसको कैसे ठीक करना। तो अगर जहाँ पर अगर मुआहदा होता है जंगबंदी का, वो तो इधर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से खोल देगा। अगर वो नहीं होता तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल करेगा, ताकि बार्गेनिंग चिप्स में ये लेबनान का इशू परमानेंट के लिए इसराइल के सेटल करे। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को नहीं चाहिए, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, टोल टैक्स नहीं लगाएगा। देखिए, उसकी इकोनॉमिक सैंक्शन खत्म हो गई हैं, उसको एसेट्स को रिलीज हो गए हैं, उसको ऑयल और गैस खुली मार्केट में कॉम्पिटिटिव प्राइस पे बेचने की मिल गई, इवन लॉट ऑफ मनी। ये उसको बहुत बड़ा फायदा है उसके लिए, इसलिए। लेकिन वो लेबनान की वजह से इधर वो पुश कर रहा है, जहाँ ये इशू खत्म हो जाएगा। बट आई थिंक वी शुड रियलाइज कि ये मुआहदा अगर जंगबंदी चल रही है और ये टेक्निकल टीम बैठ के बात कर रही है और छोटे स्क्रिमिश हो रहे हैं, ड्रोन फायर हो रहे हैं, उधर स्टे कर रहे हैं, इट विल कंटिन्यू। वी शुड नॉट बॉदर। ये पब्लिक कंजम्पशन के लिए, रिटोरिक के लिए, अमेरिकन पब्लिक के लिए, इधर ईरान की पब्लिक के लिए मुआहदा इंशाल्लाह आई एम श्योर 60 डेज में नहीं होगा, 120 डेज में हो जाएगा, बट इट विल बी इंशाल्लाह मेटलाइज्ड, फाइनलाइज्ड। ठीक है, हारिस नवाज साहब साथ ही रहेगा। वकार साहब, मैं आपके जानिब आऊँगी। वकार साहब, अगर हम ईरानी पासदारान इनकलाब की बात करें तो उनके अंदर भी हार्डलाइनर्स मौजूद हैं और उनकी आइडियोलॉजी को समझना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक रिजिड मौक़िफ़ वो हमेशा से रखते आए हैं। अब उनकी जानिब से सिफारती अमल को रोकने की धमकी दी गई है। एज ऑफ नाउ अगर हम वर्स्ट के सिनेरियो पर जाकर भी बात करें और सोचें तो अगर सिफारतकारी ख़त्म होती है तो फिर व्हाट नेक्स्ट? फिर खित्ते में क्या बाकी बचेगा? सिर्फ खुली जंग?
यार इससे पहले आई थिंक देयर शुड बी एन एडवाइस। जो प्रेसिडेंट पचकियान जब आए इस्लामाबाद, उन्होंने आई थिंक एक बड़ा ज़बरदस्त दिया था बयान के, और जानने के बाद कि इस्लामिक कंट्रीज हैं गल्फ में, पाकिस्तान, ईरान, तुर्की, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, और हम इकट्ठे होकर चलें। तो एक तरफ ये स्पिरिट है, तो साफ ज़ाहिर है अगर ये स्पिरिट है तो देन यू आर नॉट गोइंग टू अटैक बहरीन एंड कुवैत, व्हाटएवर द रीजन। तो अगर आपने एक एनवायरनमेंट क्रिएट करें, तो आई थिंक आई एग्री विद यू। मुझे टाइम ऑनेस्टली कभी तो शक होता है कि क्या मिसाल की पेनिट्रेशन है, और पहले भी देखें जो असैसिनेशन हुई है, हादसे हुई है, this was through connivance of some of the people in IRGC also. I'm not blaming them. लेकिन it's I would say a very very unfortunate strategy कि आप फिर धमकियां लगा रहे थे। who is in charge? सुप्रीम लीडर है, या बेसिकली इसकी प्रेसिडेंट का प्रोगेटिव है, या फॉरेन मिनिस्ट्री का है, बात रखी साहब का, वहाँ से चीज़ें स्टेटमेंट आने चाहिए। तो अगर आप एज इंडिपेंडेंट एंटिटी करेंगे तो फिर तो आई थिंक बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो दैट्स व्हेयर आई थिंक कि जो इंटरनल आई थिंक कॉन्फ्लिक्ट है, या आप कह लें कंफ्यूजन है या सिस्टम में, उसको भी दूर करने की जरूरत है। दूसरा आई थिंक IRGC ऑल्सो इज अ काइंड ऑफ फीलिंग कि अगर ये नॉर्मलाइज होती है हर चीज़, जैसे ईरान नॉर्मलाइज हो जाता है, माना जाना शुरू होता है, देन probably there'll be pressure for let's say different kind of democracy, despite कि we are not blaming ये system एक जमहूरी पर चल रही, लेकिन it's not all inclusive, और शायद उनका जो पावर स्ट्रक्चर है उसको चैलेंज हो जाए। ये भी हो सकता है कि इस चीज़ को डिले करना चाहिए, लेकिन आई थिंक वी शुड लुक एट द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ ईरान, और इन चीज़ों से गुरेज करें। अदरवाइज खुदा ना खास्ता ये फिर थ्रेटन कर रहे हैं कि पीस प्रोसेस खत्म हो जाएगा, तो फिर देन फिर क्या इंटरनेशनल जो इतनी बड़ी आपने बैठक लगाई इस्लामाबाद में, फिर स्विट्जरलैंड में, उसका क्या फ़ायदा है? इज इट अ काइंड ऑफ जोक कि आपकी जब मर्जी है आप जो इसको लेट्स से कत्ल कर दें, और दूसरी तरफ आपको पता है ये जो ज़ायनिस्ट लॉबी तो विल बी वेरी हैप्पी, तो आप किसकी गेम कर रहे हैं? लेकिन वकार हसन साहब, पूरी दुनिया की नजरें जिस तरह से ईरान अमेरिका जंगबंदी के ऊपर हैं, और सब यही चाहते हैं कि सिचुएशन पीस प्रोसेस की आगे ही बढ़े, लेकिन दोनों की धमकियां और दोनों के रवैये खींच कर अगर सिचुएशन को पीछे ले जाते हैं तो ये दोनों ममालिक के लिए खुद कितना नुकसानदेह होगा, इसके ऊपर भी बात करनी जरूरी है। एक ब्रेक हमें लेनी है। हारिस नवाज साहब, वकार हसन साथ ही मौजूद रहिए, एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। बैक जनाब, हम बात कर रहे हैं अमेरिका ईरान कशीदगी के बारे में, और हमारा पैनल हमारे साथ मौजूद है। हारिस नवाज साहब, मैं आपकी जानिब आऊँगी। हारिस नवाज साहब, कुवैत ने अक़वाम मुत्तहिदा का हंगामी इजलास बुलाने का मुतालबा किया है। सो आपको क्या लगता है कि अरब ममालिक अब इस जंग में बराह रास्त फरीक बनने पर मजबूर हो गए हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि देखें, ईरान की नुक्ता नज़र ये है कि वो सिर्फ खलीज में उन मुल्कों के पास जा रहा है जहाँ पर अमेरिकन एसिड्स हैं। वो सिर्फ अमेरिकन एसिड पे जाके अटैक करता है, जहाँ उनके अमेरिका के ट्रुप्स हैं, उनके और किसके रडार्स हैं, इस तरह की चीज़ें हैं, वहाँ पर वो जाके उनके ऊपर अटैक करता है। और प्रॉब्लम ये है कि और तो कोई वो जा नहीं सकता, बाकी चीज़ें अमेरिका की बहुत दूर हैं। अमेरिकन एसिड जो कुवैत में और बहरीन में ज़्यादा, बिकॉज दे आर मोर क्लोज टू ईरान के, वो अमेरिका के, और वहाँ पर उसके ज़्यादा सेटअप्स हैं ये एसिड्स। तो इस वक्त सऊदी अरब से और कतर से ईरान के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, तो इनको अवॉइड कर रहा है। फिलहाल यूएई पे भी नहीं जा रहा क्योंकि यूएई भी खामोश बैठा हुआ है, लेकिन उधर ज़्यादा है इसलिए वहाँ पर चला जाता है। उसका राइट है कुवैत का जाना, बट देन कुवैत शुड हैव रियलाइज्ड कि अगर वो अमेरिकन एसिड्स को ला रहा है, जहाँ से जहाज मिसाइल उड़ रहे हैं और जाके ईरान को हिट कर रहे हैं, तो नेचुरली देन ये ऑल द राइट टू गो एंड अटैक ये ईरानी ये इस जगह के ऊपर, बेसिस के ऊपर। दैट इज ऑल ईरान वहाँ पर अटैक करता है। बट मेरे ख्याल में ये टेम्पररी फेज है। ये अभी ईरान को रिस्ट्रेन शो करना चाहिए। ईरान को चाहिए कि इस सिचुएशन को डिफ्यूज करे, और डिफ्यूज करने के लिए ईरान क्योंकि बेनिफिशियरी है, ईरान अपर हैंड में है, ईरान को जब फ़ायदा हो रहा है तो इसको फ़ायदे को कायम रखने के लिए उसको स्टेटस को मेंटेन करना चाहिए। मीन आर्जी टेम्पररी जंगबंदी को भी कायम रखे, और जो टेक्निकल टीम्स आ रही हैं वो बैठ के डिस्कशन करें। बेशक 60 दिन ना लगें, 90 दिन लग जाए, 120 दिन लग जाए, जब तक मुज़ाकरात चल रहे हैं ईरान कैन सेल इट्स ऑयल एंड गैस, और उसको बाकी जो सैंक्शंस जो हैं वो उसको बरात मिलती रहेंगी। लेकिन पॉजिटिव होना चाहिए कि पता चले कि वाकई ईरान इस सीरियस के नेगोशिएट करे और ख़त्म करे, और पाकिस्तान और तुर्की वहाँ मौजूद होंगे। ज़ाहिर है कि वो साजिश का किरदार अदा करें। जहाँ भी कहीं स्टैंड अप होता है, कहीं स्टेटस को होता है, कहीं वो स्टकअप हो जाते हैं, तो फिर जाहिर है कि दोनों टीमें ये इनका काम है कि वो जाके उसको रिजॉल्व करे और दोबारा री नेगोशिएशन उनकी स्टार्ट हो जाए। तो ये एक बेसिकल ये है। वहाँ पर जाएंगे वो यूनाइटेड नेशन यही कहेगा जी नहीं करना चाहिए, बदैन देवरात बहुत, अमेरिका भी रोक ले और ईरान भी रोक ले करेगा। ईरान में से
मैं तो ईरान अमेरिका के एसेट्स पे जा रहा हूँ, मैं कुवैत के ऊपर नहीं जा रहा हूँ। दैट्स बेसिक रीजन। इसलिए मेरे ख्याल में ये दोनों को रिस्ट्रेन करना चाहिए। पब्लिक स्टेटमेंट के लिए, डोमेस्टिक जितने भी स्टेटमेंट है, प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट, बट फिजिकली दे शुड नॉट अटैक ईच अदर, ताकि एक साजगार माहौल हो, फ्रेंडली कंड्यूसिव एनवायरनमेंट हो, जिसमें बैठ के ये एक दूसरे के साथ अच्छे माहौल में डिस्कशन करें। और अगर कंसेशन भी लेनी है तो उन एनवायरनमेंट मिलेगी, बजाय इसके कि टेंस माहौल में नहीं मिलती। हारिस नवाज साहब, जो हल आप बता रहे हैं, इसी तनाजुर में सवाल भी है वकार हसन साहब आपसे कि नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने बहरीन और यूरोपीय यूनियन से हंगामी राबते किए हैं। क्या लगता है पाकिस्तान की जो अब तक की सिचुएशन और रोल रहा है इस सारे मामले में, पाकिस्तान किस हद तक इस माहदे को बचाने की पोजीशन में अभी है? आई थिंक एक तो ओनर्स जो है पूरी दुनिया के अमन का पाकिस्तान से नहीं है। आई थिंक इट वाज अ सिंसियर एफर्ट, और शायद एक स्टेज पे देखें जो मुज़ाकरात करवाने वाले भी दे गेट फेड अप। सो दैट्स व्हाई आई फील कि इट्स अ वेरी वेरी डेंजरस सिचुएशन। जस्ट इमेजिन अगर शूटिंग वॉर शुरू होती है तो फिर क्या होगा। उसमें आई थिंक दोनों साइड का नुकसान है। सऊदी अरेबिया के साथ हमारा डिफेंस एग्रीमेंट है, अगर वो इन्वोक हो जाता है, अब क्योंकि अभी सऊदी अरेबिया ने भी नाराजगी का इजहार, तो आप क्यों उस चीज को उस तरफ से जा रहे हैं, देन यू बिकम आइसोलेटेड। सो दैट्स व्हाई आई थिंक रिस्ट्रेंट दोनों तरफ से, लेकिन आईआरजीसी शुड होल्ड देयर हॉर्सेस। और बाकी अभी अब्बास अराक्ची साहब ने अच्छा स्टेटमेंट दिया है कि मायदा जो है या जो एमओयू है दैट मस्ट सस्टेन। तो इसका मतलब है जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो चाहती है, एंड देन आई थिंक विद इन ईरान दिस हैज टू बी डिसाइडेड कि हु इज कॉलिंग द शॉट। और आप जो है ना कि पावर स्ट्रक्चर में देखें कि ईरान का कोई नुकसान ना हो जाए। तो इट्स अ डिफिकल्ट सिचुएशन, लेकिन मेरे ख्याल में भी जो एफर्ट होगी, चाहे यूएन में डिस्कशन होती है, चाहे ईरान की लेट्स से जिसमें कोलैबोरेशन होती है विद द गल्फ, बिकॉज आपके सारे जो फ्रेंड्स है दोनों तरफ, गल्फ अक्रॉस द गल्फ अगर आप देखें, इसमें बहरीन है, कतर है, इट्स नॉट ओनली कल्चरल एंड इकोनॉमिक रिलेशनशिप है, आपके लाखों लोग वहाँ पे काम करते हैं। तो आई थिंक दैट्स द काइंड ऑफ थिंग दैट ईरान शुड आल्सो लुक, एंड आई एम श्योर अगर रिस्ट्रेंट हो दोनों तरफ से तो चीज़ें ठंडी की जा सकती हैं। अदरवाइज देयर इज अ चांस कि खुदा ना खास्ता तो चीज़ें हाथ से निकल जाएंगी और फिर उसमें बहुत ज़्यादा लॉस होगा रीजन का भी और ईरान। बिल्कुल दुरुस्त बात है, दुरुस्त कह रहे हैं आप वकार साहब। साथ ही रहेगा हारिस नवाज साहब, ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की जानिब से बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि अमरीकी हमले आबने हुर्मुज़ की बहाली में रुकावट हैं। अब अगर हम ये कहें कि अगर यह हम तजारती रास्ता बंद होता है तो क्या फिर से वही सब होगा, तेल की कीमतें फिर ऊपर जाने का खदशा होगा? देखिए, बात तो ये कह रहे हैं कि हमला किसने किया है। सबसे पहले तो ईरान ने हमला किया छोटे हॉर्मुज़ के ऊपर, जाके सिंगापुर के शिप के ऊपर अटैक करे, तो आपने रुकावट डाली, आपको कर नहीं चाहिए। यू आर द गेनर, यू आर अ बेनिफिशियरी, फायदा उठाएं, चुप करके मुज़ाकरात करें, कामयाब करें और परमानेंट सीज़फायर करें, परमानेंट अकॉर्ड साइन करें और यूनाइटेड नेशन से इसको रेजोल्यूशन को पास करवाएं, एंड देन गिव मोर बेनिफिशियंट टू योर पीपल ऑफ ईरान। दैट्स व्हाट यू शुड डू। इसलिए इसको उनको नहीं करना चाहिए। और सेकंड, यानी कि हारिस नवाज साहब, स्ट्रेटेजी ये होनी चाहिए कि पीस प्रोसेस के तहत ही चीजें आगे बढ़नी चाहिए। वकार हसन साहब और हारिस नवाज साहब, आपने तज्जिया दिया, आप दोनों का शुक्रिया।